हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनीश कुमार एसडी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोशिका का पार्ट 2। और मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कोशिका का पार्ट ए, जिसमें मैंने आपको बताया था कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज कैसे हुई और किसने की। उसके बाद कोशिका में कुछ कोशिकाओं की खोज। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो कोशिका के आधार पर जीव होते हैं उनका वर्गीकरण और कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करता हूँ। कोशिका क्या होता है? कोशिका किसी जीव के जीवन की मूल संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है, या कहें तो जीवन की मूल इकाई। जैसे किसी मकान का निर्माण ईंटों से मिलकर होता है, तो उसमें जो मकान की सबसे छोटी यूनिट होती है वह होती है कोशिका। वैसे ही पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वैसे ही जो किसी जीव की बॉडी का निर्माण होता है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। उसके बाद जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज 1665 में इंग्लैंड के निवासी रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने कॉर्क के माध्यम से की थी, या कॉर्क के माध्यम से 1665 में इंग्लैंड के निवासी रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने की थी। उसके बाद आता है आपका जीवित कोशिका। तो दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज नीदरलैंड निवासी एंटोनी वॉन लीवनहुक ने 1674 में तालाब के पानी के माध्यम से की थी। उन्होंने क्या करा कि वो तालाब से पानी लेकर आए, और उन्होंने जो तालाब से पानी लाए थे वो माइक्रोस्कोप के आगे रखा, और उसमें कुछ दिखा कि उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था जो जीवाणुओं के कारण था। उन्होंने ही जीवाणु खोज की, या माइक्रोबायोलॉजी का जन्मदाता भी कहते हैं, और उन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद आता है आपका 1831 में क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन नामक एक व्यक्ति होते हैं, वे कोशिका के अंदर एक केंद्र की खोज करते हैं। उसके बाद आते हैं 1855 रुडोल्फ विर्चाउ। उन्होंने कहा था कि किसी भी जीव में नई कोशिका का निर्माण उसमें पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। और फिर उसके बाद आते हैं 1839 में J.E. पुरकिंजे। तो J.E. पुरकिंजे साहब ने क्या देखा? कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ को देखा, जिससे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नामक शब्द दिया। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत आता है। तो दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो व्यक्तियों ने दिया था। स्लाइडेन साहब ने जो सिद्धांत दिया था वे पादपों में दिया था कि किसी भी पादप की जो बॉडी का निर्माण होता है वह कोशिकाओं से मिलकर होता है। वैसे ही स्वान नामक व्यक्ति ने जंतु एवं मनुष्य के बारे में कहा था कि किसी भी जंतु एवं मनुष्य की जो बॉडी का निर्माण होता है वह कोशिकाओं से मिलकर होता है। उसके बाद होता है कोशिका के आधार पर जंतुओं का विभाजन। तो कोशिका के आधार पर जीवों का जो विभाजन होता है, जीवों का वर्गीकरण होता है, वह दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका एक कोश की जीव, और एक होता है आपका बहुकोश की जीव। दोस्तों, एक कोश की जीव क्या होता है? ऐसे जीव जिनकी बॉडी का निर्माण एक कोशिका से मिलकर होता है और वे अपने जीवन प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। जिसका आता है आपका क्लाइडोमोनामस, पैरामीशियम, अमीबा, जीवाणु, ये आपके एक कोश के जीव होते हैं। और बहुकोश की जीव क्या होता है? बहुकोश की जीव क्या होता है? ऐसे जीव जिनकी बॉडी का निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए वे विशिष्ट होते हैं, जैसे पादप और मनुष्य और जंतु, ये बहुकोश की जीव होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट। तो कोशिका के बारे में फैक्ट क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपके जंतुओं में सबसे बड़ी जो कोशिका बोली जाएगी वह होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, 170 mm बाई 130 mm, या 17 सेमी बाई 13 सेमी। एक होता है सबसे लंबी कोशिका। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह जिराफ की गर्दन में पाया जाने वाला तंत्र का तंत्र, जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करी जाए तो वह होती है जीवाणु की। उसके बाद बताया मैंने मनुष्यों में। तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका होती है वह फीमेल में पाया जाने वाला ओव्यूल यानी अंडाणु। फीमेल में पाया जाने वाला अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी होती है।
और सबसे लंबी कोशिका की बात करी जाए तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह होती है मनुष्य में पाया जाने वाला तंत्र का तंत्र। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करी जाए तो मनुष्य में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह होती है मेल में पाया जाने वाला स्पर्म। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जंतुओं में और मनुष्यों में जो स्पर्म की खोज की थी वो किसने की थी, तो वो दोस्तों एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक व्यक्ति ने की थी। उसके बाद कोशिका के प्रकार, एक होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो केवल जीवाणु में पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वह जीवाणु के अलावा सभी में पाई जाती है। जंतुओं में, पादप में, मनुष्यों में जो पाई जाती हैं या प्रोटोजोआ में जो कोशिका होती हैं वह कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। उसके बाद दोस्तों कोशिका की संरचना पढ़ाएंगे हम आपको। कोशिका की संरचना में क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यजालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं, और गोल्गी का है, और आपके लवक। तो दोस्तों शुरू करते हैं कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु में पाई जाती है। तो दोस्तों अब बताते हैं हम आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस। तो दोस्तों जो कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वे सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःप्रद्रव्यजालिका बोलते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, और जो प्लास्टिड होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु में पाई जाती है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल कहाँ पाई जा रही है, जीवाणुओं में। एक जीवाणु होता है साइनोबैक्टीरिया, दोस्तों इसका जो जीवन होता है
दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण करता है। यह एक पौधों की बात अपने जीवन को व्यतीत करता है, या इसका जीवन एक पौधों की तरह है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया है। यह भी एक कोश की जीव होता है, लेकिन इसके जो कार्य होते हैं वह पौधों की तरह ही होते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है, साइनोबैक्टीरिया। अब आते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? जो सभी जीव होते हैं उनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जीवाणु के अलावा सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जीवाणु के अलावा सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु में पाई जाती है। एक साइनोबैक्टीरिया नाम का जीवाणु है जिसकी कोशिका एक कोशिका होती है। ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसके अलावा सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जैसे पादप, जंतु, प्रोटोजोआ, कवक, इन सभी की जो कोशिका होती हैं यूकेरियोटिक कोशिका होती है। तो दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है आपकी यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसमें एक साइनोबैक्टीरिया है। यह पौधों की बात प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका, यह जीवाणु के अलावा सभी में जो पाई जाती है वह यूकेरियोटिक कोशिका होती है। इनमें एक जो मुख्य अंतर होता है वह होता है कोशिकाओं का। जो कोशिकांग यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं वे सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वे सभी कोशिकांग यूकेरियोटिक कोशिका में जरूर पाए जाते हैं। जैसे कोशिका भित्ति, अब हम बताते हैं इसके कोशिकांग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उसमें होता है एक कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्रोमोसोम। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग। ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग। वैसे ही दोस्तों जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है
उसके भी कोशिकांग होते हैं। ये तो होते ही होते हैं। प्लस में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंत है प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जिसे बोलते हैं लवक, कोश का द्रव्य, अब इसमें केंद्रक है तो केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। तो ये होते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिकांग। तो दोस्तों अब बताएंगे हम आपको कोशिका का स्ट्रक्चर यानी संरचना। जिसमें हम आपको बताएंगे पहले कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। तो इसे बोलते हैं हम आपको कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, तो दोस्तों कोशिका भित्ति सभी में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल जीवाणु में पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केवल पादप और कवक में पाई जाती है। यह पारगम्य झिल्ली होती है। यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह पदार्थों का प्रवेश और निकास करती है। और ये होते हैं कोशिका झिल्ली। अंदर वाली जो लेयर होती है वह होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। यह कुछ ही पदार्थों को आने देती है। यह पारगम्य झिल्ली होती है। यह पारगम्य झिल्ली होती है
और पदार्थों का प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। वैसे दोस्तों कोश का झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। यह कुछ ही पदार्थों को आने देती है और जाने देती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जो कुछ ही पदार्थों को आने व जाने देती है। जैसे दोस्तों चलनी में हम किसी सांद्र को छानेंगे तो कुछ मोटा होता है ऊपर रह जाता है और जो पतला होता है नीचे निकल जाता है। वैसे दोस्तों इसमें जो जाने लायक है वो अंदर जाता है, जो नल जाने लायक होता है वो बाहर ही रहता है। कोश का झिल्ली सभी में पाई जाती है। और कोश का भित्ति का कार्य क्या होता है? सहारा व सुरक्षा देना। दूसरा कार्य इसका क्या होता है? सहारा और सुरक्षा देना। उसके बाद दोस्तों कोश का भित्ति जंतुओं में अनुपस्थित होती है। और यह जीवाणु में पाई जाती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया भी एक जीवाणु है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में कोश का भित्ति नहीं पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जीवाणु में कोश का भित्ति पाई जाती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया भी एक जीवाणु है, तो साइनोबैक्टीरिया जीवाणु में कोश का भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें दोस्तों क्या होता है? यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोश का झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड से मिलकर होता है। यह कोश का झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। कोश का झिल्ली हर कोशिका में उपस्थित होती है। हर कोशिका में
उपस्थित होती है। तो दोस्तों ये थी कोशिका भित्ति और ये थी कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति क्या होती है? यह एक पारगम्य झिल्ली होती है। यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जैसे दोस्तों आप कहीं पानी भर रहा हो और वहाँ से एक छोटा सा कोना काट दिया जाए तो वहाँ से वो पानी निकलेगा, उसमें कुछ भी छाँटा-बीनी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों कोशिका जो झिल्ली होती है, लेकिन दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है ये कुछ ही पदार्थों को जाने देती है, एक चलनी का कार्य करती है, एक चलनी का कार्य करती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति है यह चलनी का काम नहीं करती है। कोशिका भित्ति केवल जीवाणु, कवक और पादप में ही पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली हर कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? किसी भी जीव को सहारा और सुरक्षा प्रदान करना। और दोस्तों साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु है। मैंने अभी आपको बताया था कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जीवाणु होने के बावजूद भी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब दोस्तों कोशिका भित्ति केवल 3 में ही पाई जाती है, एक जीवाणु, एक कवक, एक पादप। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वह होती है पेप्टोडाइग्लोकन की, और जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वह होती है सेलुलोज की, और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह होती है काइटिन की, और किसी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वह होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की। और जो जीवाणु की होती है वह होती है पेप्टोडाइग्लोकन। और पादप की कोशिका भित्ति यह होती है सेल्यूलोज की। इन्हीं में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, अन्य किसी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु होने के बाद भी इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब दोस्तों कोशिका झिल्ली। अब दोस्तों कोशिका झिल्ली में कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो दोस्तों डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन जिसे हिंदी में बोलते हैं विसरण, और ऑस्मोसिस जिसे हिंदी में बोलते हैं परासरण। तो विसरण और परासरण क्या होता है? तो दोस्तों विसरण जो होता है वह आपकी कोशिका भित्ति में होता है। विसरण क्या होता है? वह आपकी कोशिका भित्ति में होता है। और जो परासरण होता है
वह किस में होता है? वह कोशिका झिल्ली में होता है। तो दोस्तों अब पढ़ाएंगे हम आपको विसरण और परासरण, जो क्रमशः कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में होता है। विसरण जैसे इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, यह कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति में होता है। और परासरण जैसे इंग्लिश में ओस्मोसिस कहते हैं, यह कोशिका झिल्ली में होता है। तो डिफ्यूजन यानी विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थों के स्वस्फूर्ति गति को ही हम विसरण कहते हैं। तो किसे कहते हैं विसरण? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर पदार्थों के स्वस्फूर्ति वाली गति को हम क्या कहते हैं? विसरण। इसमें क्या, तो दोस्तों अब बताएंगे हम विसरण और परासरण। डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। तो डिफ्यूजन दोस्तों क्या होता है? विसरण क्या होता है? कोई पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाने वाली स्वतः स्फूर्ति गति, वही हमारा विसरण कहलाता है। जैसे ये दो आपके डिब्बा हैं, इनमें कुछ सांद्रण भरा हुआ है। सांद्रण मतलब विलेय और विलायक। और ये एक पाइप के माध्यम से एक दूसरे में कनेक्ट है। तो दोस्तों क्या होता है? ये जो पदार्थ है विलेय और विलायक दोनों ही, इसमें विलेय और विलायक दोनों ही, ये उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है और ये निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है, क्योंकि यह कम भरा हुआ है। तो यहाँ से ये चलेंगे और इसमें बढ़ते जाएंगे। इसमें सभी पदार्थ जा रहे हैं। पदार्थ मतलब मिश्रण, विलेय भी जा रहा है और विलायक भी जा रहा है। ये दोनों जब तक जाएंगे जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, इसे बोलते हैं हम विसरण। और परासरण क्या होता है दोस्तों? इसमें पतली झिल्ली होती है जो अर्धपारगम्य होती है, जैसे कोशिका झिल्ली। तो इसमें केवल जल ही जाता है। इसमें क्या होता है? केवल जल ही जा पाता है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर केवल जल का आवागमन होता है, पूरे सांद्रण का नहीं। इसमें पूरे पदार्थ का आवागमन होता है, इसमें केवल जल का या जल के अणुओं का। आगे समझ में? या इसे और तरीका समझाएं? इसमें बीच में कोई दीवार है, मान लो यहाँ पानी भर रहा है, यह सांद्रण है। जब हम इसमें छेद कर देंगे तो यहाँ से ये चलना शुरू करेगा और ये इसमें जाने लगेगा। इसमें कोई छाटा भी नहीं होगी, पूरा पदार्थ ही जाएगा। लेकिन इसमें जो कोशिका झिल्ली है, इसके माध्यम से केवल द्रव ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। द्रव के अणु ही जाते हैं और कुछ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या होता है? विसरण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से
निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थों की स्वतः स्फूर्ति गति को विसरण कहते हैं। जस्ट दोस्तों मैंने फिर आपको समझाता हूँ। मान लो इसमें कोई सांद्र बढ़ा हुआ है और यह एक पत्ती की सहायता से रुका हुआ है। जब इस पत्ती में हम छेद करेंगे तो यहाँ से सांद्रण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगेगा। इसमें विलेय भी जाएगा और विलायक भी जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें केवल पानी ही जा पाता है। तो दोस्तों परासरण क्या होता है? प्रवण सांद्रता के साथ अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति को परासरण कहते हैं। ये झिल्ली क्या होती है? ये कुछ को आने देती है और कुछ को नहीं। यह कुछ आने देती है और कुछ नहीं। यह होता है आपका परासरण। इस भाषा से आप समझ जाइए प्रबल सांद्रता के साथ अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से या इसे मत लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसे हम यूँ भी बोल सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी की अणुओं गति, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति को परासरण कहते हैं। यह कुछ आन देती है और कुछ नहीं। यहाँ से एक ये चलनी का कार्य करती है, यह अर्ध पारगम्य होती है और एक चलनी की भांति कार्य करती है। अब दोस्तों ये परासरण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो दोस्तों अब बताएंगे हम आपको कोश का झिल्ली के आधार पर आर पार गति। कोश का झिल्ली के आधार पर आर पार गति।
दोस्तों कोशिका झिल्ली के आधार पर आर पार गति 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका हाइपोटोनिक, जिसे बोलते हैं हम अल्प परासरण दाबी। एक होता है हाइपरटोनिक, जिसे बोलते हैं हम अति परासरण दाबी। एक होता है आपका आइसोटोनिक, जिसे बोलते हैं हम समपरासरण दाबी। अल्प परासरण दाबी। हाइपोटोनिक। अल्प परासरण दाबी। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें कोशिका के बाहर विलेय की मात्रा कम होती है। दोस्तों विलेय की मात्रा कम होगी तो वहाँ पानी की मात्रा अधिक होगी, जिसके कारण क्या होता है, जब पानी की मात्रा अधिक होगी वाले क्षेत्र से वह कम सांद्रता वाले क्षेत्र को जाएगा, यानी वह कोशिका के अंदर पानी जाएगा, जिससे कोशिका का क्या होता है, कोशिका फूल जाती है और वह फट जाती है। इसमें कोशिका के बाहर विलेय की मात्रा कम होती है। दोस्तों अल्प, अल्प का मतलब कम। इसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा कम होती है और पानी कोशिका के अंदर चला जाता है, जिससे कोशिका फूल जाती है और फट जाती है। अल्प परासरण में दोस्तों क्या होता है, कोशिका के बाहर विलेय की मात्रा क्या होता है, कम होती है। यानी मान लो विलेय और विलायक, एक पानी है जो उसे घुलता है वह विलायक होता है, जो घुलता है वह विलेय होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पानी मान लो इसमें कुछ पानी है और इसमें जो विलेय है यानी मिलने वाला ऊपर से डाला गया है वह कम है, यानी इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। अब ये पानी क्या होगा, अब ये पानी क्या होगा, इसमें अंदर जाएगा, कोशिका झिल्ली में ये पानी अंदर जाएगा और जिससे कोशिका का क्या होगा, ये फूल जाएगी और फट जाएगी। एक होता है आपका हाइपरटोनिक, अति परासरण दाबी। जिसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। इसमें दोस्तों क्या होता है, कोशिका के अंदर विलेय की मात्रा अधिक होती है। अब विलेय की मात्रा अधिक होगी तो पानी की मात्रा कम होगी, जिससे क्या होता है, कोशिका का पानी बाहर की ओर आता है और कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है और सूख जाती है। यानी इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो होती है वह कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है,
इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है जिससे कोशिका का पानी बाहर निकल आता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। अब दोस्तों एक होता आइसोटोनिक यानी समपरासरण दाबी। इसे बोलते हैं हम आइसोटोनिक। इसमें अंदर और बाहर विलय की मात्रा समान होती है तथा पानी का आवागमन नहीं होता है। जब पानी का आवागमन नहीं होगा तो कोशिका भी हमारी स्थिर रहेगी। कोशिका होती है। तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कोशिका झिल्ली के आधार पर आर पार गति। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका के बाहर विलय की मात्रा कम होती है। जब विलय की मात्रा कम होगी तो यानी बाहर पानी अधिक होगा और बाहर पानी अधिक होगा तो वह पानी का क्षेत्र अधिक होगा। अब वो पानी क्या करेगा, वह कोशिका के अंदर जाने लगेगा जिससे कोशिका का क्या होता है, कोशिका फूल जाती है और फट जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है जिससे अगर बाहर विलय की मात्रा अधिक होगी तो पानी कम होगा जिससे क्या होता है, कोशिका का पानी बाहर निकल आता है और कोशिका का क्या होता है, सिकुड़ जाती है। मान लो ये कोशिका भित्ति है, मानो ये कोशिका भित्ति है, अंदर कोशिका झिल्ली है। जब दोस्तों यहाँ विलय की मात्रा अधिक होगी यानी पानी कम होगा तो ये क्या होगा, इसमें से पानी बाहर जाएगा जिससे ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है और ये कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। और इसमें अति जो समपरासरण दाबी होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका के अंदर और बाहर विलय की मात्रा समान रहती है जिसके कारण उसमें पानी का आवागमन नहीं होता है और कोशिका जो होती है वो हमारी स्थिर होती है। तो दोस्तों आपको हम फिर से रिवीजन कराते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत की थी कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु में पाई जाती है जिसमें एक साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका तो पाई जाती है, लेकिन ये जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण करता है यानी पौधों की भांति अपना कार्य करता है। यह पौधों की भांति कार्य करने के कारण भी इसे जीवाणु में रखा गया और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
एक होती है हमारी यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है, जीवाणुओं को छोड़कर जो सभी होते हैं, पादप, जंतु, मनुष्य, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी की कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका होती है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका जीवाणुओं को छोड़कर सभी में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका कोशिकांग। कोशिकांग में कही जाए जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वे सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वे सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, गोल्गी काया भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है और प्लास्टिड भी पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सभी में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति यूकेरियोटिक कोशिका में केवल पादप और कवक में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु में पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु होने के बावजूद भी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोडाइग्लिकल की बनी होती है। अब दोस्तों कोशिका भित्ति एक पारगम्य झिल्ली होती है जिसमें पदार्थों का आवागमन होता है। कोशिका झिल्ली में सभी पदार्थों का आवागमन नहीं होता है, इसमें कुछ ही पदार्थ आते हैं या केवल द्रव्य ही आ पाता है या केवल द्रव्यों का ही आवागमन होता है और कुछ पदार्थ ही आते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है दोस्तों, कोशिका भित्ति का कार्य सहारा और सुरक्षा देना होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण दोस्तों प्रोटीन और लिपिड से मिलकर होता है। कोशिका झिल्ली सभी जंतुओं में पाई जाती है, कोशिका भित्ति सभी जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप, कवक और जीवाणु में ही पाई जाती है। दोस्तों कोशिका झिल्ली के अंदर और कोशिका भित्ति के अंदर कुछ क्रिया होती हैं जिन्हें बोलते हैं विसरण और परासरण। जो विसरण की क्रिया होती है वह कोशिका भित्ति के अंदर होती है और जो परासरण की क्रिया होती है वह कोशिका झिल्ली के अंदर होती है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थों का प्रवेश और निकास या पदार्थों की स्वस्फूर्त गति को ही विसरण कहते हैं। क्या होता है विसरण? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थों की स्वस्फूर्त गति को हम क्या कहते हैं? विसरण, जो कोशिका भित्ति में होता है। और परासरण क्या होता है दोस्तों? परासरण एक विसरण का ही तरीका होता है, लेकिन परासरण में क्या होता है, सभी पदार्थ जाते हैं, विलय भी जाता है, विलायक भी जाता है, लेकिन परासरण में विलय नहीं जाता है, केवल विलायक जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं का आना जाना या पानी के अणुओं की गति को हम परासरण कहते हैं, जो कुछ को जाने देती है और कुछ को नहीं। अब कुछ कोशिका झिल्ली के अंदर परासरण तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका हाइपोटोनिक, एक होता है आपका हाइपरटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? इसमें कोशिका के बाहर विलय की मात्रा कम होती है। जब विलय की मात्रा कम होगी तो पानी की मात्रा अधिक होगी। तो पानी का क्या होता है, वह कोशिका के अंदर जाने लगता है, जिससे कोशिका फूल जाती है और फट जाती है। तो हाइपरटोनिक क्या होता है? इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, जिससे कोशिका का पानी बाहर की ओर आता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। और एक होता है समपरासरण आइसोटोनिक। इसमें कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर विलय की मात्रा समान रहती है, जिससे इसमें पानी का कोई आवागमन नहीं होता है और कोशिका स्थिर रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
और आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, अन्य कोशिकांगों को हम कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी दोस्तों।